हेलो फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल वाला जो वीडियो लेक्चर था अपना वो था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर था। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मतलब हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या पढ़ा था? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने पढ़ा था कि अपने पास एक सैंपल था जिसके अंदर एनालाइट का सॉल्यूशन दिया हुआ था। किसका सॉल्यूशन दिया हुआ था? एनालाइट का। एनालाइट अपने पास क्या होता है? जो मिक्सचर होता है, कैटायन और एनायन का मिक्सचर होता है। अभी इसको सेपरेट आउट करने के लिए कैटायन एनायन का मिक्सचर होता है। इसको हमने, ये तो अपना क्या था, एक मोबाइल फेज था। इसको हमने किसके अंदर डाला था? अपने जो स्टेशनरी फेज था ना, जो अपना कॉलम था, और कॉलम के ऊपर क्या लगे हुए थे? रेजिन के पार्टिकल लगे हुए थे जो कि एज ए एक स्टेशनरी के जैसे वर्क करते थे, जो एब्जॉर्बेंट के जैसे वर्क कर रहे थे, जिनका काम होता है कि पॉजिटिव टाइप का रेजिन होगा तो वो नेगेटिव टाइप के पार्टिकल को, नेगेटिव टाइप के एनालाइट आयन को वो अपनी तरफ कलेक्ट करेगा। तो ये अपने पास आयन एक्सचेंज की क्रोमेटोग्राफी थी। आज वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे कि जो अपना क्रोमेटोग्राफी है वो क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमें मालूम है, क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए। हम क्रोमेटोग्राफी का मदद लेते हैं। इन केस ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, नाम से ही इसका इंडिकेशन है कि हम क्रोमेटोग्राफी किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए हम पेपर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? पेपर का यूज़ करेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी इट्स इज ए एनालिटिकल टेक्निक। ये हमारे पास एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर इन विच हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को बाय यूजिंग द पेपर। बाय यूजिंग पेपर हम सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को बाय यूजिंग द पेपर। पेपर की मदद से हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट आउट करेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी था अपना, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये फ्रेडरिच स्कोनडिन साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था 1865 के अंदर। पेपर क्रोमेटोग्राफी को किसने डिस्कवर किया था? 1865 के अंदर ये डिस्कवर हुई थी, और ये डिस्कवर की थी फ्रेडरिच स्कोनडिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1865 के अंदर। और पेपर क्रोमेटोग्राफी को एक और नाम भी दिया हुआ है, कैपलरी एनालिसिस। क्या नाम दिया हुआ है? कैपलरी एनालिसिस भी इसको नाम दिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि व्हाट इज़ द मतलब राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैपलरी एनालिसिस, तो समझ लेना वो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी से ही पूछ रहा है। ठीक है, क्यों पूछ रहा है? देखो, कैपलरी इसको नाम क्यों दिया गया है? हमें पता है कि अपने को मतलब पता है कि प्लांट से अपने को पेपर कहाँ से मिलता है? अपने को पेपर मिलता है प्लांट से मिलता है। मालूम है ना, पेपर अपने को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और हमें पता है प्लांट के अंदर वाटर कैसे पहुँचता है? रूट्स टू स्टेम की तरफ। जो प्लांट के अंदर वाटर जो है मतलब वाटर, प्लांट के अंदर वाटर रूट से कहाँ, किसकी तरफ जाता है? स्टेम की तरफ जाता है। वो किसके कारण जाता है? ड्यू टू कैपलरी एक्शन के कारण ही जाता है। हमें मालूम है कि प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक का काम होता है फूड को ट्रांसफ़र करना, और एक का काम होता है वाटर को ट्रांसफ़र करना। इन सेम कंडीशन में जो कैपलरी होता है उसका काम होता है कि वो वाटर को मतलब रूट से लेके स्टेम तक पहुंचाने का काम होता है। तो हमें पता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्या कैसे वर्क करता है? ये अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करेगा। कैसे वर्क करता है? ये हमें मालूम है कि ये वर्क करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ये वर्क करता है, जो आपका कैपलरी एक्शन होता है ना, ये हमेशा अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में, इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैपलरी एनालिसिस भी बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो अपना क्रोमेटोग्राफी का होता है ना, जो क्रोमेटोग्राफी आगे चलेगी, अगर हम आगे ऑब्जर्व करेंगे ना तो देखेंगे कि यहाँ पे कैपलरी एक्शन से ये वर्क कर रही है। ठीक है, अब बात आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में मतलब अपना स्टेशनरी फेज कौन सा होगा? ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपना कौन सा स्टेशनरी फेज होता है और मोबाइल फेज क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ
पेपर क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती है? तो टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे पास पेपर पार्शियन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी हमारे पास आती है पेपर एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे पी मतलब पी फॉर द पेपर और पी फॉर द पार्शियन और सी फॉर द क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे जो ये पी का मतलब है ये बताता है पार्शियन को, और पार्शियन बताता है कि जिसका स्टेशनरी फेज और जिसका मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड। इसमें स्टेशनरी फेज अपना क्या होता है, लिक्विड होगा, और इसमें अपना मोबाइल फेज तो लिक्विड रहना ही होता है। ठीक है, मोबाइल तो फेज इसमें लिक्विड ही रहता है। दोनों कंडीशन में मोबाइल फेज लिक्विड होगा, बट स्टेशनरी फेज पार्शियन के अंदर क्या होगा, लिक्विड होगा। इसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का कारण क्या होता है कि कोई सॉलिड चीज़ प्रेजेंट और वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड से आप मतलब किसी भी मिक्सचर को सेपरेट आउट करो। तो ये तो देखो, लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट आउट करना ये पॉसिबल लगता है, ये पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे क्या यूज होता है कि दोनों एक दूसरे में इनविजिबल होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुलेंगे नहीं, तभी तो ये प्रोसेसिंग चलेगी आगे। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पेपर पार्शियन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड का कैसे यूज होता है। हमें मालूम है कि पेपर के अंदर द वाटर प्रेजेंट इन पेपर, वाटर किस में प्रेजेंट होगा, जो वाटर है वो प्रेजेंट होगा पेपर के अंदर। वाटर प्रेजेंट इन पेपर स्पोर, मतलब वाटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेलुलोज की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वही एक्ट करेगा एक स्टेशनरी फेज के जैसे। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के अंदर अपना पेपर होगा, उसके ऊपर नॉर्मली अपन सैंपल की वहाँ पे स्पॉटिंग कर देंगे। सैंपल की स्पॉटिंग करने के बाद उसको हम सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जिससे सॉल्वेंट जो है वो मतलब उस पेपर के ऊपर मूव करेगा, और कुछ टाइम के बाद हम उसको ड्राई करने के बाद हम उसकी आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी में मतलब ये कैसे वर्क करता है। देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या लेते हैं, एक पेपर को लेंगे ऐसे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि अपना पेपर कौन सा होता है। हमारे पास सबसे पहले तो हम चॉइस करेंगे पेपर की। तो हमारे पास क्या होता है, वॉटरमैन फिल्टर पेपर होता है। क्या होता है, वॉटरमैन फिल्टर पेपर होता है। अभी इनका नंबरिंग होता है, एक होता है वॉटरमैन फिल्टर पेपर 4, एक होता है वॉटरमैन फिल्टर पेपर 3, एक होता है वॉटरमैन फिल्टर पेपर 20 का होता है। जो ये 4 वाला होता है ना, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको स्पीड से करवाना है ना किसी भी प्रोसेस को, तो आप वॉटरमैन फिल्टर पेपर 4 का यूज करोगे। अगर आपका कोई भी जैसे कि मान लो, अगर आपका कोई भी सैंपल है, अगर वो थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है, जिससे आपको लगता है कि आपके वो जो फिल्टर पेपर है वो फट जाएगा, तो इन दीज कंडीशन में थिकनेस के लिए हम वॉटरमैन फिल्टर पेपर 3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, और गुड रेजोल्यूशन लेने के लिए, अच्छा रेजोल्यूशन लेने के लिए हम वॉटरमैन फिल्टर पेपर 20 का यूज़ करते हैं। गुड रेजोल्यूशन को लेने के लिए हम वॉटरमैन फिल्टर पेपर 20 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि अब ये टेक्निक होती कैसे है, वो देखो। टेक्निक होती है कि अपने मान लो अपन ने एक वॉटरमैन फिल्टर पेपर को लिया, और मैंने उस वॉटरमैन फिल्टर पेपर को किसी भी साइज में आप लगा लो, मतलब एटलीस्ट इतना साइज तो इसका होना ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैंने एक पेपर को लिया और उसको मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक बेस लाइन लिया, और मैं इसको मतलब पेंसिल से यहाँ पे एक बेस लाइन लगाऊंगी, और इसके ऊपर मैं स्पॉटिंग कर दूंगी प्रोडक्ट की। ठीक है, मान लो हमने एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट लिया ए और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट लिया बी। ठीक है, या इसको एक सिंगल मतलब सिंगल स्पॉटिंग से ही मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ कि हमने ए और बी मिला के और हमने एक प्रोडक्ट को तैयार कर दिया ए बी को, और मैंने इस ए बी की स्पॉटिंग की यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि क्या हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब हमारी ए और बी की रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। रिएक्शन को चेक करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का मदद लेते हैं। इन दीज कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस जो अपन ने इस पेपर को लिया है और इसके ऊपर यहाँ पे जो स्पॉटिंग की है, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस पेपर को डिप कर देंगे एक सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर डिप कर देंगे, एक सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर। अब हम इसको डिप कर देंगे, इतना डिप करेंगे कि ये भी डिप ज़्यादा हो गया है, मतलब इतना डिप करेंगे कि ये बेस लाइन तो नहीं डूबनी चाहिए, मतलब इसको हल्का सा ही टच करना चाहिए ऐसे। ठीक है, और ऊपर से हम इसको टाइटली होल्ड करवा देंगे किसी चीज़ से, मतलब ऐसे लटका देंगे इस सॉल्यूशन में,
इस पेपर को, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ होगा, ऐसे सॉल्यूशन भरा होगा। यहाँ पे मतलब इसकी बेस लाइन को टच ना करे, मतलब इतना इसमें सॉल्यूशन अपन लेंगे, ठीक है, कि इस फिल्टर पेपर की बस एक थोड़ी सी डिप ही, मतलब थोड़ा सा नोक ही इसमें डिप हो, ठीक है, और बेस लाइन आपका इतना ऊपर रहे। तो कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सॉल्वेंट है अपना, ये क्या है, जो ये अपना सॉल्वेंट है, ये वर्क करेगा एक मोबाइल फेज के जैसे, और आपका जो ये पेपर है ये स्टेशनरी फेज के जैसे एक्ट करेगा। इन दीज कंडीशन में क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद आप नोट करोगे कि ये जो सॉल्वेंट है ये ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के कारण अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का काम होता है कि नीचे की तरफ पुश करना, किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचना, बट आपका जो ये सॉल्वेंट है पेपर के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, पेपर के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो आप मतलब 10 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका सॉल्वेंट जो है वो आपके पेपर को मतलब सॉल्वेंट ने आपके पेपर को यहाँ तक क्या कर दिया है, गीला कर दिया है। और आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो आपने स्पॉटिंग की थी पार्टिकल की, वो यहाँ पे ना मिलके आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मतलब यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो फिर हम इस पेपर को क्या कर लेंगे, फिर हम इस पेपर को इस सॉल्वेंट से निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये अपना पेपर आ गया, तो हम पेंसिल से, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा सॉल्वेंट यहाँ तक मूव किया है, और हमारी बेस लाइन ये थी जहाँ पे हमने स्पॉटिंग की थी, ए और बी जो प्रोडक्ट बना था उसकी स्पॉटिंग यहाँ पे की थी, यहाँ से वो स्पॉट गायब होके हमें यहाँ पे मिला है वो स्पॉटिंग। तो हम पेंसिल से यहाँ पे सबसे पहले जब अपना पेपर वेट होगा, गीला होगा ना, तभी हम यहाँ पे पेंसिल से मार्क करेंगे, और मार्क करेंगे कि अपना ये वाला मतलब स्पॉटिंग का जो पार्टिकल है ना वो यहाँ पे है, तो हम इससे पेंसिल से नोट कर लेंगे। और फिर इसको सूखने के लिए, मतलब 10-15 मिनट हम इसको सूखने के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे, या फिर आप इसको ओवन में भी ड्राई कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आप ओवन में भी इसको ड्राई कर सकते हो, और आप इसको ड्राई करने के लिए सनलाइट का भी मदद ले सकते हो। तो कुछ टाइम के बाद हम नोट करेंगे कि अपना जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, फिर मतलब अपने पास ऐसा निकल के आता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। हम देखते हैं, हम अपन ने, मैंने सबसे पहले कहा था कि ए और बी अपन ने रिएक्शन करके अपन ने प्रोडक्ट की क्रोमेटोग्राफी चेक की है। तो अभी हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि अपना प्रोडक्ट बना है नहीं बना है। अगर हमने यहाँ पे स्पॉटिंग की, और यहाँ पे स्पॉटिंग करने के बाद और यहाँ तक आपके प्रोडक्ट ने, मतलब प्रोडक्ट की स्पॉटिंग सबसे पहले यहाँ पे की थी, जैसे जैसे आपके सॉल्वेंट ने मूवमेंट शुरू किया वैसे वैसे आपका जो पार्टिकल था यहाँ से उठ के यहाँ तक चला गया ना। बीच में यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन नहीं है, कोई आपका प्रोडक्ट का मतलब बीच में कोई भी कलर वगैरह नहीं आया, बीच में आपका प्रोडक्ट मतलब ऐसे टूटता हुआ नहीं गया ऊपर तक। अगर टूटता हुआ ऊपर तक नहीं जाता है तो इसका मतलब ये कहता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट बना है। आपका प्रोडक्ट क्या बना है, कंप्लीट बना है, ये बताता है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कंप्लीट बना है, ये मतलब क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीट बना है या नहीं बना है। इस प्रोसेस को भी हम इससे चेक कर सकते हैं। ये तो अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया ना। दूसरा प्रोसेस देखो, कुछ कंडीशन में कैसा होता है, ये तो अपने पास था रेक्टेंगुलर शेप में था, जिसमें आपका जो मतलब टाइप्स ऑफ द, मतलब ये आपको क्रोमेटोग्राफ भी मिला है। तो यहाँ पे ये बताता है द टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफ आपको कैसे टाइप का मिला है। तो हमें मिला है क्रोमेटोग्राफ, ये अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है, और ये हमें हमारा ये क्रोमेटोग्राफ आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफ, अभी ये तो मैंने बताया आपको रेक्टेंगुलर शेप का। एक क्रोमेटोग्राफी और होती है जिसको हम बोलते हैं कि आप ऊपर स्पॉटिंग करो और वो नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है, ऐसी स्पॉटिंग भी होती है। अब इसी पार्टिकल को मतलब टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफ में आता है कि आप इसी पार्टिकल को आपने एक तो 1 डायमेंशनल मूव किया, मतलब अब इसको इस डायरेक्शन में मूव किया, अब आप इसको इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। वो कैसे,
वो ऐसे कि अब इस कंडीशन में आप अपनी बेस लाइन को ये मान लो, और बेस लाइन को ये मानने के बाद इसको फिर वापस से मतलब अब इस वाली साइड से हाफ इसको 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद और मतलब इसको सॉल्वेंट में डिप कर दो। अब ये इस तरफ मूव करेगा। मतलब ऐसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहता है कि हम मतलब स्पॉटिंग को 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल भी मूवमेंट करवा के मतलब हम इसको मूवमेंट करवा के अपना ग्राफ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशन दी हुई होती है कि स्पॉटिंग, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है कि हम स्पॉटिंग इसके सेंटर में करेंगे। अगर आपके पास पेपर मतलब अगर आपके पास जैसे कि पेपर नहीं है, पेपर कम है, आपके पास एक पेपर, तो यहाँ पे स्पॉटिंग कर लो, यहाँ पे स्पॉटिंग कर लो आप। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका इतना पेपर बचता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये तो अपना था पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब बात आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में अपना और चीज़ भी आती है। अब प्रिंसिपल के बारे में अब हम इसका डिस्कस करते हैं। मैंने एक और चीज़ बतानी भूल गई हूँ, आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन ने एक रेक्टेंगुलर शेप के पेपर को लिया, कट किया, यहाँ पे बेस लाइन था, हमने प्रोडक्ट की यहाँ पे स्पॉटिंग की। जब हमने इस रिएक्शन को, इस क्रोमेटोग्राफी को करवाया तो हमने देखा यहाँ तक तो आपका सॉल्वेंट मूव किया है, यहाँ तक किसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, सॉल्वेंट ने, और यहाँ तक आपकी किसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, प्रोडक्ट ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो ये प्रोसेस बताता है आरएफ वैल्यू, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरएफ वैल्यू बताती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सोल्यूट ने, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सोल्यूट के द्वारा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सॉल्वेंट ने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बाई सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सोल्यूट ने कितना डिस्टेंस, मतलब आपके प्रोडक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे और इन दोनों को डिवाइड करके अपने पास अपनी आरएफ वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये होता है इसकी आरएफ वैल्यू निकालने का तरीका। एक और भी आता है, जैसे कि ये तो था आरएफ, एक होता है आरएक्स। आरएक्स के अंदर क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन होती है द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन कितनी लेते हो आप सब्सटेंस की, अपॉन में द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन होता है और स्टैंडर्ड सब्सटेंस का कितना कंसंट्रेशन होता है, एक ये प्रोसेस आता है। एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि आपके सोल्यूट ने स्टेशनरी फेज पे, मतलब जब आपके सोल्यूट ने स्टेशनरी फेज में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपके सोल्यूट ने लिक्विड फेज में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बारे में भी ये हमें बताता है। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस आता है प्रिंसिपल की। अब हम इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। जब मैं बात करूं तो प्रिंसिपल के अंदर आता है अपना, देखो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है द प्रिंसिपल सेपरेशन इज मेनली पार्शियल रेदर देन एब्जॉर्प्शन, सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अपने पास एक सेलुलोज का लेयर होता है फिल्टर पेपर के ऊपर जो कंटेन करता है मॉइस्चर को, विच एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज के जैसे एक्ट करेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है अपने पास, जो कि अपन कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं जो इसके अंदर इमिशिबल होता है, उसका हम यूज करेंगे एज ए मोबाइल फेज के जैसे यूज करेंगे। यहाँ पे आता है कि अपना जब हम इन सॉल्यूशन को डिप करते हैं, मतलब पेपर को इस सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं, तो हम देखेंगे कि डेवलपिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका डेवलप होना स्टार्ट करता है। मतलब जैसे जैसे आपका सॉल्यूशन स्टेशनरी फेज के ऊपर चढ़ना शुरू करता है वैसे वैसे आपका सैंपल भी मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पास था प्रिंसिपल। ये इसकी आरएफ वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है कि आरएफ वैल्यू क्या, कितना डिस्टेंस आपके कंपोनेंट ने ट्रैवल किया, कितना आपके सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया। एप्लीकेशन में आता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है चेक द प्योरिटी ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल में जो भी मेडिसिन बनती है उनकी प्योरिटी को चेक आउट करने के लिए, प्रोडक्ट आपका बना कि नहीं बना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक में यूज किया जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्टडिंग ऑफ राइपिंग एंड फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के जो अपने कॉस्मेटिक्स होते हैं ना उनको एनालाइज करने के लिए, ड्रग्स को
जैसे कि ड्रग्स होती है ना, कोई ड्रग्स ले लेता है तो उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ जब किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है ना, वहाँ पे भी यूज होता है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि वो यूज मतलब किस वे से वो करते हैं, पर वहाँ पे भी यूज हो सकता तो होता है इस क्रोमेटोग्राफी का। अब हम बात करते हैं, अब हम कुछ इसके जैसे कि मैं इसके आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी कि मैंने भी इसको क्रोमेटोग्राफी को करके देखा है, बट वो क्रोमेटोग्राफी है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अभी ये टाइप्स आती है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमने एक सर्कुलर शेप का हमने एक फिल्टर पेपर को लिया और उसके बीच में हमने क्या लिया है, एक मिथाइल हमने लिया है, सॉरी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किसका किया है। मैंने किया हुआ है मिथाइल ऑरेंज का और मिथाइल ब्लू का, मिथाइल ऑरेंज का और मैंने मिथाइल ब्लू का मतलब मैंने स्पॉटिंग किया है। मैंने यहाँ पे मतलब इसके बिल्कुल इस फिल्टर पेपर के सेंटर में मैंने मिथाइल ऑरेंज की और मिथाइल ब्लू की स्पॉटिंग की, दोनों को मिक्स करके इनकी स्पॉटिंग कर दी। और फिर मैंने बीच में इसके इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने विक लगा दी। विक किसकी, जो कॉटन की रुई आती है ना, उसका एक बाती बना के मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में लगा दिया। ठीक है, सेंटर में लगाने के बाद मैंने इसको एक सॉल्वेंट के अंदर मतलब डेसिकेटर की मदद से मैंने इसको मैंने इस पेपर को डेसिकेटर के अंदर लगा दिया और डेसिकेटर के अंदर मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर मैंने इसको डिप किया और लगा दिया। जब पास मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो ब्लू कलर है वो तो आपका यहाँ तक मूव किया है हमने, मतलब पेपर जब कंप्लीट वेट हो जाता है तो हमने देखा कि आपका सॉल्वेंट का जो मतलब ये रेडियल में मूव करता है। रेडियल क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ये सॉल्वेंट है ना, ये रेडियस में मूव करता है। यहाँ तक तो हमारा सॉल्वेंट गया था, यहाँ तक हमारा क्या गया था, सॉल्वेंट गया था। यहाँ तक मतलब यहाँ से लेके बीच में ऑरेंज कलर की मतलब ऑरेंज कलर की हमें लाइन दिखी थी और इसके अंदर वाली साइड यहाँ पे हमें ब्लू कलर की दिखी थी। तो मतलब इसने सेपरेट आउट कर दिया सॉल्वेंट को, मिथाइल ऑरेंज कलर को और मिथाइल ब्लू कलर वाले को। ये था हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी के अंदर मैंने इसको स्टडी किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल, और अमीनो एसिड का भी मैंने किया था। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेलिनिन एक अमीनो एसिड लिया था, वेलिनिन की स्पॉटिंग मैंने इस साइड की थी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने वेलिन की स्पॉटिंग की थी, मतलब इसको मैंने सेपरेट किया था। यहाँ पे वेलिन का क्या था, यहाँ पे मैंने ग्लाइसिन का स्पॉटिंग किया था। ठीक है, और बीच में इसके होल है, देख सकते हो आप, बीच में इसके होल है और मैंने विक लगा के बीच में और फिर इसको सॉल्वेंट में डिप किया था। और डिप करने के बाद मतलब फिर मैंने जब ये गीला हुआ था ना तो पेंसिल से मैंने इसको मार्क कर लिया था, पर मैंने देखा कि ये सॉल्वेंट जो है ना मेरा इस पेपर से भी बाहर मूव कर गया था। ठीक है, और तब इसमें ये कलर अपीयरेंस नहीं हुआ था। जैसे कि जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना तो कुछ कंडीशंस में हमें कलर अपीयरेंस नहीं होता है। कलर को लाने के लिए मैंने इसके ऊपर निन हाइड्रीन का स्प्रे किया था। निन हाइड्रीन का जैसे ही मैंने इसके ऊपर मतलब पहले मैंने इसको सुखाया, सुखाने के बाद हमने देखा कि इसके ऊपर कोई कलर ही नहीं आया। कलर लाने के लिए मैंने इसके ऊपर निन हाइड्रीन सॉल्यूशन की स्प्रे किया था, जिससे हमारा ये कलर अपीयरेंस आ गया। मतलब ये हमारा कलर तब अपीयरेंस हुआ है। तो वेलिन का जो प्रोडक्ट था मैंने यहाँ पे स्पॉटिंग किया था, तो वेलिन के प्रोडक्ट ने यहाँ तक मूव किया, मतलब यहाँ तक मूव किया। ग्लाइसिन वाले ने यहाँ पे मूव किया, पर ये मिक्स हो गया। एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये गलत हो गया था ये क्रोमेटोग्राफी। तो ये कुछ एरर्स भी आए थे, इस क्रोमेटोग्राफी में एरर भी आते हैं। और ये हमारा रेडियल क्रोमेटोग्राफी है और यहाँ पे मतलब ये फिल्टर पेपर की मदद से हमने इस क्रोमेटोग्राफी को किया था। अभी एक और मैं दिखाती हूँ आपको, मिथाइल ऑरेंज के भी मैंने 2 मतलब क्रोमेटोग्राफी करके देखा था। ये वाला है मिथाइल ब्लू, मतलब इसके सेंटर में यहाँ पे मैंने मिथाइल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज की स्पॉटिंग की थी। ये कलर आपको ऑब्जर्व होगा तो देख सकते हो, ये मिथाइल ब्लू था। मिथाइल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज को दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे सेंटर में इसका स्पॉटिंग किया था। स्पॉटिंग करने के बाद ये जो यहाँ पे जो ये मतलब फर्स्ट रेडियस तो अपनी ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये जो थर्ड है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट मूव हुआ। ये जो सेकंड वाली है ये बताती है कि यहाँ तक मिथाइल, जो ये थोड़ी थोड़ी येलोइश लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये येलोइश लाइन बताती है कि यहाँ तक इस स्पॉटिंग से लेके यहाँ तक हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है उसने मतलब ट्रैवल किया है डिस्टेंस, और जो ब्लू वाला है उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट था
मिथाइल क्रोमेटोग्राफी मेरी ये बिल्कुल एक्यूरेट क्रोमेटोग्राफी थी। इसके अंदर मतलब इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर मैंने मिक्सचर बनाया था मिथाइल ब्लू का और मिथाइल ऑरेंज का, और मैंने इसको सेपरेट आउट किया था। एक और टेक्निक भी है, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि कंसंट्रेशन ली थी, मतलब इसके अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन लिया था। मतलब कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, RF वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर का भी, कंसंट्रेशन का भी, रिएक्शन का भी इफेक्ट पड़ता है। और पेपर की थिकनेस देख सकते हो बिल्कुल बारीक सी है, पेपर की थिकनेस भी इफेक्ट करती है। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आप हमारा मिथाइल जो ब्लू था ना उसने मूवमेंट शो किया था, और सॉल्वेंट तो मतलब ये बाहर तक ही मूव कर गया था। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है उसने मूवमेंट शो किया था। ये देख सकते हो आप, कलर आपको अब एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो ये आज का ये हमारा टॉपिक था पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो होगा हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम एक ग्लास की स्लाइड लेंगे, जो अमूमन हम देखते हैं कि जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर मोस्टली स्लाइड का यूज किया जाता है। वैसे ही एक हम स्लाइड लेंगे जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सिलिका की या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर हम कोटिंग कर देंगे, उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद हम उसको एक सॉल्वेंट के अंदर मतलब एक ऐसी पतली सी मतलब स्लाइड लेंगे, और उस स्लाइड के ऊपर हम क्या कर देंगे, कोटिंग करवा देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और फिर हम उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। और सॉल्यूशन तो आपका मोबाइल फेज होगा, और ये भी आपका क्या होगा, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी दो टाइप की होती है, एक होती है पार्शियल क्रोमेटोग्राफी और एक होती है स्टेशनरी क्रोमेटोग्राफी होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।